नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज का विषय है अग्निमांद्य और अग्निमांद्य से उत्पन्न अरुचि, अरोचक यानी हाइपोडाइजेशन के कारण भूख का ना लगना और ट्रू टेस्ट की कमी। इस सेशन में हम क्लिनिकल फोटोज, संप्राप्ति, ब्रेक थ्रू रणनीतियाँ और क्लासिकल औषध योग, शास्त्रोक्त औषध योग और ओपीडी ऑर्डर सेट तक पूरी यात्रा कवर करेंगे। एक छोटे से पीपीटी के माध्यम से मैं आप सभी को ये सेशन शेयर करता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि आपके लिए वो यूज़फुल हो सकता है, उसको आप लोग लेक्चर के साथ ही साथ नोट करते चले जाएं। ये पीपीटी बहुत ही शॉर्ट वर्जन है नोट्स का। नोट्स हमारे आयुर्वेद भारती ऐप और आयुर्वेद भारती की वेबसाइट में उपलब्ध है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप थर्ड प्रॉफ बीएमएस, जो कि एनसीआईएसएम के न्यू करिकुलम पर बेस्ड है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के बाद आपको सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के सिस्टमेटिक और वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिलेगा, और साथ ही डिटेल्ड नोट्स आपको हर टॉपिक के, जैसे जिस जिस भी टॉपिक पर हम वीडियोस बनाते हैं उनका डिटेल्ड नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगा। यूट्यूब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम नोट्स शेयर नहीं कर पाते हैं। आपको ऐप में सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको कि आप पीडीएफ की तरह डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हाइपोडाइजेशन इंड्यूस्ड एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ ट्रू टेस्ट एंड डिजायर फॉर फूड। इसको हम मॉडर्न वे में हमने उसको ट्रांसलेट किया है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक हेतु से लेकर लक्षण तक संप्राप्ति को क्लियर वे में समझना है। दूसरा जो है वो है संप्राप्ति विघटन की सही सीक्वेंस, यानी कि लंघन, दीपन, पाचन, शोधन, रसायन। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कौन सा क्लासिकल योग किस डोज में, किस सेवन काल में और किस अनुपान के साथ देना अच्छा रहता है। और जो फोर्थ पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है पथ्यापथ्य और 7 to 14 डेज का ओपीडी प्लान बनाना। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 4 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। फास्ट फॉरवर्ड वे में ही हम जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। हम सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्लिनिकल पिक्चर में क्या होता है कि पेशेंट कहेगा कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट में हैवीनेस है, थकान है, और खट्टी डकार या फिर कच्चे स्वाद वाली डकारें आती हैं। यह अक्सर हैवी और जो स्निग्ध भोजन होता है इसको खाने से होता है। दिवा स्वप्न मीन्स डे स्लीप, दिन में सोना, स्ट्रेस अगर है, और इरेटिक रूटीन के बाद ये सारे लक्षण हमें दिखते हैं। जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको जो टंग है वो कोटेड मिलेगा, और आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो बॉवेल है वो बहुत ही स्लगिश है, या तो बहुत टाइम लगेगा उनको फ्रेश होने में, या फिर वो स्टिकी स्टूल टाइप का रहेगा जो कि पॉट में चिपकता है, या हो सकता है कि थोड़ा सा म्यूकस या आंव जैसा भी रोगी आपको बताए। अब हम इसके संप्राप्ति की बात करते हैं। तो हेतु मतलब कारण क्या हुआ? गुरु और स्निग्धाहार। इंद्रियार्थ अतियोग मीन्स इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले अर्थ यानी विषयों का अतियोग होना। दिवास्वप्न होना, जिससे मंदाग्नि और आम बनता है। दोष दृष्टि में
कफ जो है वो प्राइमरी होता है, क्योंकि मंदाग्नि होकर कफ और आम का प्रोडक्शन अधिक होता है, जो कि जठराग्नि पर एक प्रकार से लेयर चढ़ा देती है, या जठराग्नि को मंद करती है, टंग को कोट करता है। और इसके कारण फिर वात जुड़ता है, जो ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन करता है। पित्त की पाचक क्रिया जो है वो डिसरेगुलेट होती है, डिस्टर्ब होती है। और इसमें जो दूष्य है वो रस धातु है, श्रोतस रसवह और अन्नवह स्रोतस, और श्रोतोरोध से अरुचि प्रकट होती है। तो इस प्रकार से हम आज ये देख रहे हैं। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अब हम हेतु को डिटेल में समझते हैं कि जो कॉज है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जैसे हैवी अंगटस मिल को हम अधिक सेवन करते हैं, बार बार तला और डेयरी कॉम्बोज अधिक ले रहे हैं, चीज पनीर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यदि बहुत अधिक ले रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात्रि भोजन लेट से कर रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है, मेंटल ओवर स्टिमुलेशन है, स्ट्रेस बहुत अधिक है, तो इसको हम स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। तो शुरुआत में इन्हीं पॉजिटिव ब्लॉक्स को हमको एड्रेस करना है, समझना है। और यही अगर हम समझ लेते हैं इन्हीं पॉजिटिव फैक्टर्स को, और इनको हम यदि एड्रेस कर पाते हैं, तो यही रोग के रिलैप्स को, पुनरावृत्ति को रोकता है। अगले स्लाइड में हम दोष दोष से और स्रोतस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कफ जठराग्नि और जठराग्नि को मंद करता है, टंग को कोट करता है, और जो टेस्ट है, हमारा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो फिर ब्लंट हो जाते हैं, उनमें फिर जो भी हम खाते हैं उसमें रुचि नहीं आती है, स्वाद नहीं आ पाता है। और क्या होगा कि जब कफ इन सभी को आवृत करता है तो वात के भी चैनल्स को ब्लॉक करता है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कफ और पित्त पंगु होते हैं, वात के कारण ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो फिर क्या होगा ना कि जब स्रोतस ब्लॉक होने लग जाते हैं कफ और आम के कारण, और वात फिर एक ही स्थान में रह जाता है, तो वहां पर फिर वो बढ़ने लग जाता है। वात का स्वाभाविक गुण क्या है? चल है, तो उसमें मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन यदि चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, वो मूवमेंट नहीं अगर करेगा तो वो एक जगह में ही रह जाएगा, और फिर वहां पर फिर उसका प्रकोप संचय होगा, फिर प्रकोप होना शुरू होगा। जैसे ही वो प्रकोप उसका होता है, क्योंकि वात तो सूक्ष्म है, चैनल्स ब्लॉक होने के बाद भी वो सूक्ष्म रूप में दूसरे स्थानों में पहुंचने लग जाता है। फिर वात के कारण फिर विबंध, क्योंकि पक्वाशय वात वात का मुख्य स्थान है, तो सबसे पहले वहीं वो संचय होता है, वहीं उसका प्रकोप होता है। और जब वात का प्रकोप होता है तो रुक्षता भी बढ़ती है, रुक्षता बढ़ने के कारण स्टूल ड्राइनेस होने लगता है, और फिर विबंध की स्थिति होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कफानुबंध है, तो इसमें क्या होगा कि फिर एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीशन भी होगा। जैसे ही स्टूल ड्राई होने लग जाता है, तो बॉडी उसको सही करने के लिए एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और फिर वो आम या फिर आंव की स्थिति में आने लग जाता है, और फिर ब्लोटिंग करता है। और साथ ही साथ क्योंकि मंदाग्नि हो रही है, वो जो पाचक अग्नि है, हमारी जो जठराग्नि है, वो पित्त का स्थूल रूप होता है। तो उस कारण से पित्त की जो पाचक क्रिया है वो भी अस्थिर होती है, नॉर्मल नहीं रहती। और इसका असर फिर होता है कि हमारे
रस धातु, रस वह स्रोतस और अन्न वह स्रोतस, वो भी प्रभावित होते हैं। और यही स्रोतोरोध बिल्डअप होने लग जाता है। हमको अब एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट क्लूज समझना है। हम क्या हम देखें, क्या हम एक्सेस करें। तो इसमें जो मुख्य लक्षण इसमें होगा वो होता है कि जो टंग है वो कोटेड रहेगा, थोड़ा सा उसमें भारीपन सा दिखेगा, हैवीनेस उसमें दिखेगा और वाइट कलर्ड रहता है। तो आपको ये समझना है कि कफ और आर्म डोमिनेंट है। यदि टंग की कोटिंग थिन है, येलोइस है, तो पित्त की प्रधानता होगी। और यदि टंग की कोटिंग डार्क और ड्राई है तो वात पित्त दोनों संसर्ग अवस्था में डोमिनेंट होंगे। अग्नि टाइप हमको पहचानना है कि उस समय जो रोगी आया है उसकी अग्नि कैसी है। तो इसमें मंद, तीक्ष्ण और विषम, ये तीन प्रकार की अग्नि की विषम अवस्था होती है, मीन्स वो नॉर्मल नहीं है। तो इसी से हमको दीपन वर्सेस शोधन का निर्णय करना होता है। तो ये समझिए कि यदि अग्नि मंद है तो हमको क्या करना है पहले, तीक्ष्ण है तो क्या करना है, विषम है तो क्या करना है। तो इसमें मंद में हम दीपन पाचन प्रधान रूप से समझते हैं कि ये करना चाहिए। और तीक्ष्ण अगर होती है तो हम विरेचन का प्लान करते हैं। विषम होती है तो उस केस में हम वस्ती का भी इसमें प्लान करते हैं, यदि पक्वाशय गत आम का अनुबंध यदि नहीं हुआ है। तो यदि है, आमावस्था है, तो सबसे पहले हम दीपन पाचन ही करते हैं। दीपन पाचन फॉलोड बाय विरेचन और वस्ती। एक्टिव गैस्ट्राइटिस या डिहाइड्रेशन यदि है तो हमको स्ट्रॉन्ग टिक तिक्त और कटु औषध या फिर आहार हमको तुरंत नहीं देना है। पहले हमको सूदिंग करनी है, जिसके वजह से जो तीक्ष्ण अग्नि है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और फिर उसके बाद फिर हम उस ट्रीटमेंट को आगे लेके जाते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए संप्राप्ति को समझना आवश्यक होता है। संप्राप्ति यदि आपने समझ लिया तो संप्राप्ति विघटन की जो स्ट्रेटेजी है वो आप प्लान कर सकते हैं। तो इसका सीक्वेंस कैसे होगा, क्योंकि जठराग्नि जन्य अरुचि की स्थिति है तो हमको सॉरी, जठराग्नि मंदाग्नि जन्य, जठराग्नि मंद हो जाती है, उसके कारण से ये अरुचि हो रही है। तो हम लंघन, दीपन, पाचन और उसके बाद शोधन जब इंडिकेटेड हो, हमें जब वो सिम्टम्स दिख जाए तब फिर हम शोधन करते हैं। शोधन होने के बाद फिर हम शमन या फिर रसायन चिकित्सा की तरफ हम जाते हैं। तो हमारा एम है, हमको आम और कफ को क्लियर करना है, अग्नि को स्टेडी करनी है, स्रोतस खोलना है, और जो टेस्ट है उसको रिस्टोर करना है। तो आम और कफ जब कम होने लग जाता है, टंग की कोटिंग कम होने लग जाती है, तो कुछ समय के बाद टेस्ट बड आपस वापस से फिर वो रीजनरेट होते हैं और टेस्ट रिस्टोर होने लग जाता है रोगी का। यह ऑर्डर यदि आप बदलते हैं तो टॉलरेंस और आउटकम्स दोनों गिरेंगे। इसलिए आपको सीक्वेंस इसका याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। लंघन पाचन प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, तो एक दो दिन आप लघु आहार में रोगी को रख सकते हैं। तो लघु आहार में आपको क्या आप दे सकते हैं, तो इसमें थिन राइस ग्रुएल्स यानी कि जो यवागु है, हमने चरक संहिता में देखा है सूत्र स्थान के शुरुआती कुछ चैप्टर्स में, जैसे अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। तो इनमें विभिन्न प्रकार के यवागु बताए गए हैं। तो वो यवागु को आपको उस फॉर्मुलेशन से आप लेकर आप यवागु के या तो आप इंग्रेडिएंट्स लिखकर रोगी को दे सकते हैं, या रोगी आपके हॉस्पिटल में यदि एडमिट है तो आप वहाँ पर उसको इस प्रकार के डाइट दे सकते हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, आपको किसी अलग से डाइटिशियन की आवश्यकता नहीं है आपके आयुर्वेदिक चिकित्सालय में, क्योंकि वो डाइटिशियंस जो होते हैं उनको आयुर्वेद का अनुभव नहीं होता है,
और आयुर्वेद में जो डाइट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप डाइट चार्ट बना के देते हैं या रोगी को वो डाइट फॉलो करवाते हैं, तो वो उन आहार में अन्न के साथ औषध भी होते हैं, तो उनका इफेक्ट बहुत अधिक होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं उसमें। तो आपको लघु आहार में 1-2 दिन यवागु देना है, और यदि कंपेटेबल हो तो आप तक्र या मस्तु भी दे सकते हैं। वो आप रोगी की अवस्था और उसके लिए क्या सूट करेगा, क्या ऋतु अभी है, उसके अकॉर्डिंग आप तक्र का भी सेवन करवा सकते हैं। और इसके अलावा पंचकोल क्वाथ, पंचकोल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने रस शास्त्र में देखा ही है। यदि आपको ध्यान ना हो तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। और पंचकोल क्वाथ 40 ml आप रोगी को दिन में 3 बार दे सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण भोजन से पहले या फिर जो प्रथम कवल होता है, जो पहला कौर होगा भोजन का, उसके साथ में आप हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं। घी के साथ हिंगवाष्टक चूर्ण मिलाकर आप भोजन करने से जस्ट थोड़ा देर पहले ही, 5 मिनट पहले ही आप हिंगवाष्टक चूर्ण दें, तो उससे अग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होता है। और पूरे दिन गर्म पानी की छोटी छोटी सिप्स आप दे सकते हैं। मील्स के बाद हल्की वॉक आप रिकमेंड कर सकते हैं। और डे स्लीप को तो पूरी तरह से अवॉइड करना है। ज़्यादातर जठराग्नि की मंदावस्था में कफ का प्रादुर्भाव अपने आप होता है, तो रोगी को आलस्य बहुत अनुभव होता है, और भोजन करने के बाद भारीपन आता है, और रोगी को नींद सी लगती है। तो कुछ एक्टिविटी आप हॉस्पिटल में करवा सकते हैं भोजन के बाद, जिससे कि वो रोगी की जो दिन में सोने की आदत है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि अग्नि दीपन के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है और क्या डोज होना चाहिए। तो चित्रक आदिवटी दीपन और पाचन दोनों के लिए अच्छा होता है, ग्राही होता है चित्रक। तो इसको दिन में 250 mg दिन में 3 बार आप भोजन से पहले दे सकते हैं, यदि दीपन के कॉन्सेप्ट में आपको देना है। यदि पाचन करवाना है तो फिर भोजन के बाद आप दे सकते हैं गुनगुने पानी के अनुपान के साथ। त्रिकटु चूर्ण आप दे सकते हैं 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ। लवण भास्कर चूर्ण आप 3 ग्राम दे सकते हैं भोजन के पश्चात। लवण भास्कर चूर्ण को तक्र के साथ में भी दिया जाता है, उसके साथ मिक्स करके, वो भी बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी हो जाता है, और टेस्ट बड उससे बहुत जल्दी रीजनरेट होते हैं। अगर एक्टिव गैस्ट्राइटिस है तो पहले आपको माइल्ड कार्मिनेटिव देना चाहिए, और फिर उसके बाद फिर आप इसमें आ सकते हैं। तो इसमें आप जैसे सौंफ, धनिया, इसका पानक बनाकर आप रोगी को दे सकते हैं। अगला है कि हमको शोधन कब करना है, क्या इंडिकेशन है और किस प्रकार से शोधन का सीक्वेंस होना चाहिए। तो जब संसर्ग या फिर सन्निपात अवस्था है, या क्रोनिक नॉन रिस्पॉन्डर हो, मीन्स पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब आपको शोधन का विचार करना चाहिए। और कफ ज्यादा है तो वमन का प्लान करना है, पित्त अधिक है तो विरेचन का प्लान करना है, और वात लिंक्ड यदि ब्लोटिंग है तो उसमें फिर आपको निरुवस्ती का प्लान करना है। वही मैंने आपको बताया था पहले भी कि वस्ती आप तभी प्लान करेंगे जब आमावस्था नहीं है, क्योंकि जब हम वस्ती प्रिपेयर करते हैं तो उस समय भी निरुवस्ती में भी हम स्नेह एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, और लगातार हम निरोवस्ती नहीं दे सकते, हमको अनुवासन वस्ती के साथ बीच बीच में क्लब करना होता है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। और क्लासिकल यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो इस शोधन के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं, जब उसका उस उसके योग्य रोगी हो जाता है, तब आपको स्नेहपान करवाना है, फिर स्वेदन करवाना है, उसके बाद फिर शोधन करना है। ये वमन और विरेचन में फॉलो करना है। और वस्ती के लिए आपको स्नेहपान इंटरनली ना करवाकर आप एक्सटर्नल करवा सकते हैं। तो जब आमावस्था होती है तो हम सबसे पहले रुक्षण करते हैं, तो उसमें हम ड्राई पोटली
की मसाज करते हैं, या फिर धान्याम्ल से स्विन किया हुआ, मीन्स धान्याम्ल को बॉईल करने के लिए हम एक पॉट लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और उसमें एक कपड़ा हम ढक देते हैं। धान्य मतलब बॉईल होता है और उस कपड़े के ऊपर हम पोटली रखते हैं, तो उससे उस पोटली के जो द्रव्य हैं वो गर्म होते हैं और फिर उससे हम स्वेदन करते हैं। तो इसमें धान्यम्ल के कारण आम जो है वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होता है। पंचकर्मा की प्रैक्टिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम उसके जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उसमें आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हम उसको बस खाली नोट करते चले जाएं। तो इस प्रकार से हमको करना है स्नेहन स्वेदन स्वेदन, स्नेहन स्वेदन और शोधन। और उसके बाद फिर हाइड्रेशन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस बहुत अधिक होता है वमन विरेचन और वस्ती के बाद। और फिर आपको वाइटल्स मॉनिटर करना आवश्यक होता है। अब आप देखिए कि रस स्रोतस, जो रस व स्रोतस है उसकी क्लिनजिंग कैसे हो रही है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो बिटर यानी कि तिक्त, और एस्ट्रिंजेंट यानी कि कषाय, और फिर एरोमेटिक हृद्य औषधियाँ जो कि जिसकी खुशबू भी अच्छी हो और उसका स्वाद भी अच्छा हो, स्वादु हो, खट्टापन थोड़ा सा हो, मिठास हो उसमें, जैसे कि अनार, तो ये टेस्ट बड्स को रीसेट करते हैं। तो अनारदाना इसमें अच्छा रहता है, चिंचा पानक भी इसमें अच्छा रहता है, तक्र और लवण भास्कर इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और रस सर्कुलेशन को ये नॉर्मलाइज करती हैं, जो उसके स्रोतस होते हैं उनके ब्लॉकेज को ये खत्म करती है, और फिर उनमें अनुलोमन होकर वो अपना जो नेचुरल उनका फ्लो है उस फ्लो में वो फिर बहने लग जाते हैं। इसके अलावा गुडुचि, किरात तिक्त, मुस्ता, परपट, ये जो हैं इनके डिकॉक्शन आप प्रॉपर सुपरविजन में रोगी को उपयोग करने के लिए दें। उसकी पैलेटेबिलिटी और उसका बॉवेल को देखकर आप इनसे विभिन्न प्रकार के कल्पनाएं बनाकर भी आप रोगी को दे सकते हैं। रसायन स्टेज कब आता है? क्लियरेंस के बाद, जैसे शोधन हो गया है, शोधन के बाद फिर आप ऐसे औषधियों का उपयोग करवाएं जो दीपन पाचन भी हो, साथ में रसायन भी हो। तो इसमें हम दाढ़ी मवले दे सकते हैं, 10 ग्राम दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, भोजन के पश्चात देना चाहिए, और 4 हफ्ते के लिए आप रोगी को इसका उपयोग करवा सकते हैं। उसी समय डाइट को धीरे धीरे आपको एक्सपेंड करना है। लघु से धीरे धीरे आप जो गुरु आहार है उसमें आप धीरे धीरे करके आ सकते हैं रोगी की अग्नि बल के अकॉर्डिंग। और फिर स्लीप और हाइजीन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे रोगी को लाभ मिलने लग जाता है तो फिर वो विरुद्ध आहार विहार का सेवन करने लग जाता है, और फिर कोई भी समस्या है वो फिर रिलैप्स होती है। अब इसमें हम एक बार क्विक फॉरवर्ड वे में हम एक प्रकार से जो अभी तक हमने देखा उसको हम समराइज करते हैं। तो औषध में क्विक दीपन पाचन में क्या है? चित्रकादिवटी है, 250 mg दिन में 3 बार देना है, भोजन से पहले दीपन के लिए और भोजन के पश्चात। पाचन के उद्देश्य से हम दे सकते हैं गुनगुने पानी के अनुपान के साथ। हिंगवाष्टक चूर्ण हम दे सकते हैं 2 ग्राम घृत के साथ भोजन से पहले। और फिर हमको गुनगुने पानी का उसमें भी अनुपान रखना है, क्योंकि घृत के उससे हम अनुपान से दे रहे हैं, तो घृत के बाद हमको गुनगुना पानी अवश्य रूप से देना है। यह कॉम्बो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जो बेल्चिंग, ब्लोटिंग और सैटिटी है उसको बहुत जल्दी ठीक करता है। और फिर अगर आम का शोषण करना है, कफ का लेखन करना है, तो उसके लिए जो हमने औषध डिस्कस किया था औषध योग, वो है पंचकोल चूर्ण, जो कि 40 ml, 40 to 60 ml तक भी दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार भोजन से पहले। पंचकोल चूर्ण को आप दाल के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं। तीखा बहुत होता है तो उसको आपको ध्यान रखना है कि यदि एसिड सिक्रेशन बहुत अधिक है, यदि अन्न द्रव शूल है, ड्यूडेनाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है,
तो उस केस में आपको तीखी चीजें नहीं देनी है। तो पंचकुल चूर्ण या फिर पंचकुल क्वाथ आप दे सकते हैं। यदि विबंध बना हुआ है तो रात में आपको 10 15 20 या 25 ml तक आप कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। मृदु विरेचन के जैसा यह काम करेगा, और अपान वायु के अनुलोमन के लिए ये काफी हेल्पफुल होता है। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि हमको अगर टेस्ट बर्ड्स को रिवाइव करना है तो उसके लिए हमने दाढ़ी मस्तक चूर्ण हम दे सकते हैं, दाढ़ी माध्य घृत, दाड़िम अवले जो कि हमने रसायन के उसमें पढ़ा था। तो दाड़िम का जो अनारदाने की जो मैंने बात की थी वो इसमें काफी हेल्पफुल होता है। लवण भास्कर चूर्ण आप दे सकते हैं, ऐसे भी गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं, या फिर तक्र में आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। इससे हैवीनेस कम होता है, एपेटाइट फिजियोलॉजिकली वापस फिर से आता है। और वात कफ फ्लैचुलेंस, इसके लिए हमने जीरक सिद्ध तक्र का उपयोग आप रोगी को करवा सकते हैं। तो इसमें रोस्टेड जीरा 5 ग्राम होता है, जो कि आपको 200 ml बटर मिल्क या तक्र के साथ आप दिन में 2 से 3 बार रोगी को उपयोग करवा सकते हैं। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो ट्रीटमेंट के लिए ये सारे नुस्खे, कुछ सारे योग हमारे संहिता में जो दिए हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्रोनिक या फिर अगर फीवर टाइप की भी कई बार कंडीशन रोगी अनुभव करते हैं, तो फीवर के बाद भी एनोरेक्सिया या अरुचि की स्थिति आती है, क्योंकि कफावरण होता है तो हल्का हल्का मंद ज्वर जैसा भी लगता है। तो दीपन पाचन करते करते वो ज्वर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद अरुचि बनी हुई रहती है। तो पोस्ट फीवर एनोरेक्सिया यदि है या फिर क्रोनिक एनोरेक्सिया है, तो उस समय में हम षड चूर्ण को भी उपयोग रोगी को करवा सकते हैं, 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार, गुनगुने जल के अनुपान के साथ या फिर मधु शहद के साथ आप इसका उपयोग करवा सकते हैं। रिकरेंट अग्निमांद्य अगर है, हाइपोथायराइड साथ में है, या फिर आईबीएस के साथ में है, तो आप आरोग्य वर्धनी वटी का भी उपयोग करवा सकते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी 250 mg टू 500 mg तक दे सकते हैं। यदि स्थूल रोगी है तो आप 500 मिलीग्राम तक की मात्रा में भी आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। आरोग्यवर्धनी में नीम कषाय की भावना देके उसको बनाई जाती है, तो रोक्षण करता है वो, और इससे वेट लॉस भी होता है। तो ओबेसिटी के लिए भी ये बहुत अच्छी औषध योग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि विबंध अवस्था है तो आरोग्यवर्धनी में केवल वात के कारण यदि विबंध है तो वो विबंध को बढ़ा देता है। कफ के कारण यदि विबंध हो रहा है तो वो उसको ठीक करता है। तो इस प्रकार से आपको औषध योगों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उपयोग करना है। तो 8 सप्ताह में आपको एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट मॉनिटरिंग करनी है, और फिर जो कोमॉर्बिड मेडिसिन है उसके साथ में इंटरेक्शन पर भी आपको नजर रखना है इन औषधियों का। और फिर इस प्रकार से आप दे सकते हैं कुछ योग, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, शरधरण चूर्ण, इसमें लवण होता है, नमक होता है। तो बीपी के रोगी को आपको उसी के हिसाब से आपको इसको देना चाहिए। और हनी भी हमको डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको नहीं देना होता है। जो शुद्ध शहद जो पहले के समय में हमको मिल जाता था, और उनमें क्या है कि कैलोरी कम होती थी, तो उस समय उपयोग करवाया जाता था। लेकिन आज के समय में हनी जो मार्केट में मिलता है वो कैसे बन रहा है, और जो मधुमक्खियां हैं वो किस जगह से कलेक्ट करके शहद प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से या जो मधुमक्खी पालन करके जो करते हैं ना शहद का उत्पादन, उसमें उन लोग क्या करते हैं कि कई जगह में आसपास कहीं पर भी फूल नहीं होते ना, मधुमक्खियां जंगल जाती है, उनके लिए वो क्या करते हैं कि एक थाली में चाशनी घोल के उनके उस बॉक्स के बाहर में रख देते हैं, उसी को वो चूसते हैं और फिर उससे हनी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो तो पूरी तरह से शहद शहद ना हो करके वो शक्कर का पानी ही हो गया, चाशनी ही हो गई। तो उससे 100% डायबिटीज जो है वो बढ़ेगी और उसमें नुकसान करेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बड़े
तो बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, तो फिर बच्चे कैसे लेंगे? तो आपको उसका पैलेटेबिलिटी को भी ध्यान रखना है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग उसके विभिन्न कल्पनाएं आप बना सकते हैं, जो भी हम योग बता रहे हैं या आयुर्वेद में जो भी योग बताया गया है, तो रोगी के अकॉर्डिंग आप उसको इजिली पैलेटेबल हो, उसके हिसाब से आप उसको बनाकर आप रोगी को उपयोग करवा सकते हैं। पथ्य अपथ्य में वही बताया था हमने कि वार्म वाटर का सिप आपको थोड़े थोड़े देर में देना है। पतला मूंग दाल का आप सूप थोड़ा सा नींबू के साथ में रोस्टेड, जो जैसे अनारदाना हो गया, तो अनारदाना में थोड़ा सा आप सेंधा नमक या फिर काला नमक छिड़क कर आप उसको दे सकते हैं। चाट मसाला वगैरह आजकल आता है, उससे भी अच्छी रुचि आती है। तो इसका भी आप रोगी को उपयोग करवा सकते हैं। अवॉइड क्या करना है हमको? अपथ्य क्या होगा इसमें? तो ठंडे और सुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं, जिसमें जो कि मीठे पेय होते हैं, वो नहीं कर यूज करवाना है। बेकरी प्रोसेस जो आइटम्स होंगे वो नहीं देना है। रात में दही नहीं देना है। कफ यदि अधिक है तो दिन में भी दही नहीं देना है। उसके बदले आप तक्र का उपयोग करवाइए, वो भी दिन में। दिवा स्वप्न नहीं करना है, ये विहार में आ गया। मील्स के बाद थोड़ा वॉक करना है, ये पथ्य विहार हो गया। और एक भोजन के बाद आपको कुछ मिनट तक रोगी को वज्रासन करवाना चाहिए। और इन बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं औषध के साथ में, तो फिर रिकवरी बहुत जल्दी होने लग जाती है। सेफ्टी क्या आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस जो है वो मैटर करता है। मिनी लंघन के बाद आप दीपन अगर करते हैं तो उससे टॉलरेंस और उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यह है कि अग्नि को आपको ध्यान रखना है। और अग्नि इज नॉट गैस्ट्रिक एसिड। तो इस कॉन्सेप्ट से मतलब कि वही होता है ना कि आजकल क्या हो रहा है कि आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी को हम बहुत जल्दी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद का वो जो टर्म है, वो जो शब्द है, वो बहुत ही ब्रॉड उसकी मीनिंग होती है। तो अग्नि और गैस्ट्रिक एसिड, वो दोनों में आप कोरिलेट नहीं करें। समझ के लिए आप बस उसको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसीलिए दीपन हर्ब्स जो होते हैं उसको आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप के रोगी को देना है स्टार्टिंग में। दीपन हर्ब्स जीआई सिक्रेशन को अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए बैलेंस करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ध्यान रखना है। वमन विरेचन के बाद डिहाइड्रेशन होता है, तो रिहाइड्रेशन की आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, इसलिए संसर्जन कर्म बताया गया है। सीवियर हाइपरटेंशन है तो उसमें आपको ध्यान रखना है। 7 वर्ष से कम का यदि रोगी है तो आप एकदम से शोधन का प्लान बिल्कुल भी नहीं कीजिए। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की कंडीशन यदि है तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग तिक्त और कटु नहीं देना चाहिए। अब हम ओपीडी ऑर्डर सेट अगर करते हैं और क्या केपीआईस होनी चाहिए, मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडेक्स या इंडिकेटर्स, तो इसमें हमको ये पता चलता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनमें हम क्या क्या सुधार देखें तो हमको समझ में आएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो 7 से 14 दिन का आप ओपीडी का के लिए आप प्लान कर सकते हैं, तो जिसमें आपको शुरुआत के जो 2 दिन होंगे उसमें लघु आहार देना है, पंचकोल हिंगवाष्टक गुनगुना पानी। 3 से 7 दिन के लिए आप चित्रकादि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जरूरत हो तो फिर आप लवण भास्कर को कर सकते हैं। बावेल एसेस करेंगे आप, और उसके अकॉर्डिंग आप कैस्टर ऑयल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और 8 से 14 दिन जो है तो उसमें आपको दाढ़ी मस्तक, दाढ़ी मवलेह, ये आप ऐड कर सकते हैं। डाइट को धीरे धीरे आप एक्सपेंड कर सकते हैं यदि रिकवरी अच्छी हो रही है तो। और डाइट के लिए आपको टाइमिंग भी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे पहले एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि आप जिस रूटीन में रोज भोजन कर रहे हैं जिस टाइम में, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ऑटोमेटिक उसी टाइम में ही होता है। तो हमको टाइमिंग भी हमारी भोजन की फिक्स होनी चाहिए।
केपीआईज इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो एपेटाइट के लिए आप स्कोर पैरामीटर्स कुछ हैं वो आप नोट कीजिए अपने प्रेस्क्रिप्शन में, और फॉलोअप में आप उसको एक्सेस कीजिए। टंग का कोट जो है उसको आप क्या चेंज हो रहे हैं वो आप देखिए। बेल्चिंग ऑर्डर में क्या सुधार हो रहा है वो आपको देखना है। बावेल की नियमितता कैसी है, और वेट का ट्रेंड कैसा है, क्योंकि अरुचि की स्थिति में रोगी का वेट लॉस भी होता है क्योंकि भोजन फिर नहीं लेता है। कुछ कंडीशन में वेट गेन भी होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यही मार्कर्स जितने भी होंगे ये आपको प्लान रिफाइन करने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आज का सेशन है रुचि पर अग्निमंद पर वो कंप्लीट होता है। डिटेल्ड नोट्स आपको उपलब्ध है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और कोई भी इस सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।